हेलो नमस्कार। अब हम लोग पश्चिमी कल्याणी के चालुक्य के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो राष्ट्रकूट शासक जो है, अंतिम शासक कर्क द्वितीय का जो है हत्या कौन कर देता है, तैलप द्वितीय करता है, और वो नए राजवंश जो है कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय करता है। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय जो है ये राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ है, और कन्नड़ देश के मूल निवासी होता है चालुक्य। मतलब चिन्ह जो था वराह का चिन्ह था इनका। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय के बारे में जानते हैं। इसके पूर्व जो है कीर्तिवर्मा द्वितीय, तैलप प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज, अय्यन प्रथम तथा विक्रमादित्य चतुर्थ के नाम मिलते हैं। ये सभी राष्ट्रकूटों के सामंत थे। तैलप द्वितीय के दो पुत्र सत्याश्रय और दशवर्मा। दशवर्मा के दो पुत्र जिनका नाम होता है, एक का नाम विक्रमादित्य और दूसरा का नाम जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय, जयसिंह के पुत्र होते हैं सोमेश्वर प्रथम, जो कि एक अच्छे शासक रहते हैं, पढ़ेंगे। सोमेश्वर प्रथम के पुत्र जो हैं, दो पुत्र, एक का नाम सोमेश्वर द्वितीय, दूसरे का नाम विक्रमादित्य सिक्स। और विक्रमादित्य सिक्स के पुत्र होते हैं सोमेश्वर तृतीय, जिनके दो पुत्र जगेद कमल्स द्वितीय और तैलप तृतीय। और तैलप तृतीय के पुत्र होते हैं सोमेश्वर चतुर्थ। ये आप जो है ग्राफ समझ लिए होंगे। अब जो है नीलगुंड अभिलेख में अय्यन ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की पुत्री का जो विवाह जो है ने पुत्र किससे, विक्रमादित्य सिक्स का विवाह जो है कलचूरी राजा का क्या नाम था, कलचूरी राजा लक्ष्मण सेन की पुत्री, कलचूरी राजा लक्ष्मण सेन की पुत्री जिनका नाम होता है बोंथा देवी, इनके पुत्र थे कौन, तैलप द्वितीय। समझे कि नहीं समझे इस ग्राफ? मतलब ये है जो नीलगुंड अभिलेख के अनुसार जो है अय्यन ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह करता है। उसके पुत्र होते हैं विक्रमादित्य चतुर्थ, जो विवाह करता है कलचूरी राजा लक्ष्मण सेन की पुत्री बोंथा देवी से, और उनके पुत्र होते हैं कौन, तैलप द्वितीय। क्लियर बात? और तैलप द्वितीय के बाद फिर ये ग्राफ। अब हम बात करते हैं जो ये सभी शासक बीजापुर तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में शासन करते थे। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया। कृष्ण तृतीय का उत्तराधिकारी जो है कौन होते हैं, खोट्टिंग और कर्क द्वितीय के समय में राष्ट्रकूट वंश की स्थिति अत्यंत दुर्लभ हो गई है, और तैलप ने इसका क्या कर लिया, तैलप ने इसका लाभ उठा करके राष्ट्रकूटों की राजधानी जो है मानकोत को जीत लेता है। और एक मिनट, मानखेत को जीतने के बाद तैलप द्वितीय का परमार शासक मुंजू से लंबा संघर्ष हुआ है। किससे? मुंजू से। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि में तैलप द्वितीय जो है मुंज पर 6 बार आक्रमण करता है। बाद में मुंज जीत जाता है। उसके बाद शासन करता है सत्याश्रय 997 से 1006 एडी तक, और यह भी अपने पिता के समान जो है पराक्रमी था, और इसने उत्तरी कोंकण के शिलाहार वंशी शासक अपराजित तथा गुर्जर नरेश चामुंडराज को पराजित कर देता है। इसका मुख्य शत्रु जो है चोल शासक राजराज प्रथम था। 1006 ईस्वी में इसने बेंगी पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया है।
इसके बाद शासक बनता है विक्रमादित्य फिफ्थ। विक्रमादित्य फिफ्थ जो कि 1006 से 1015 ईस्वी तक शासन करता है। सत्याश्रय का कोई पुत्र नहीं था, अतः उसके बाद उसका भतीजा विक्रमादित्य फिफ्थ जो दश वर्मा का पुत्र था राजा बना है। कैथोम लेख में यशस्वी तथा दानशील शासक कहा गया है किसको? विक्रमादित्य फिफ्थ को। उसके बाद शासन करता है जयसिंह द्वितीय 1015 से 1043 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। अपने भाई के बाद जयसिंह द्वितीय शासक बना है और इसी के टाइम में जो है मालवा के शासक राजा भोज जो है इस पे आक्रमण करता है और जीत भी लेता है। कौन सा प्रदेश? लाट प्रदेश और कोंकण का क्षेत्र। फिर होता क्या है, परंतु बाद में जयसिंह द्वितीय जो है राजा भोज को हरा देता है और 1019 में बेंगी के शासक विमलादित्य की मृत्यु के बाद उसके चोल राजकुमारी कुंदवे देवी से उत्पन्न पुत्र राजराज तथा उसके सौतेले भाई विष्णुवर्धन और विजयादित्य सिख बेंगी पर आक्रमण करता है और जयसिंह जो है इसको सहायता करते हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम के सेना जो है ये राजेंद्र चोल के नेतृत्व में मस्की के युद्ध में जयसिंह को पराजित किया है। दूसरी बात सेना को लेकर यह है जो विजयादित्य सप्तम को पराजित कर बेंगी पर अधिकार कर लिया था। किसके शासक? चोल शासक राजेंद्र प्रथम की सेना जो है दो काम किया था। पहला काम जो राजेंद्र चोल के नेतृत्व में जो है मस्की के युद्ध में जयसिंह को पराजित किया था और विजयादित्य सप्तम को पराजित कर बेंगी पर अधिकार कर लिया था। सोमेश्वर प्रथम जो है 1043 से 1068 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत को स्थानांतरित करके कहां ले जाता है? कल्याणी ले जाता है और मगध कलिंग अंग को भी जीत लेता है। ऐसा कहां लिखा गया है? नांदेड़ लेख के अनुसार जो है ये बात कहा गया है। चोलों के सिवाय अन्य सभी युद्धों में उसने जीत हासिल की है, यहां तक कि राजा भोज को भी आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया है। सोमेश्वर भर से राजराज के बीच जो युद्ध चला है तो मतलब राजराज जो है दो बार युद्ध किया है, दोनों बार पराजित हो जाता है। पहले में कुप्पम और कुंडल संगमम की उपाधि लेता है राजराज प्रथम। ये लास्ट में जब ये हार जाता है तो सोमेश्वर जो है तुंगभद्रा नदी में अपनी आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद शासक बनता है कौन? सोमेश्वर द्वितीय। 1068 से 1076 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसका छोटा भाई प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी था। चोल नरेश वीर राजेंद्र प्रथम ने सोमेश्वर प्रथम के राज पर आक्रमण किया। सोमेश्वर प्रथम जो है विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर द्वितीय से संधि करता है। विक्रमादित्य 6 संधि करता है राजेंद्र प्रथम से। विक्रमादित्य सप्तम जो है विवाह कर लेता है किससे? राजेंद्र प्रथम की पुत्री से। ठीक है, विक्रमादित्य 6 से हो जाता है और सोमेश्वर द्वितीय पर दबाव डालकर अपने दामाद को चालुक्य राज के दक्षिण भाग पर युवराज बनाया है। कौन? राजेंद्र प्रथम। इस तरह से चालुक्य राज दो भागों में फिर यहां पे क्या हो गया? बट गया है। किसके वजह से? राजेंद्र प्रथम की वजह से। सोमेश्वर द्वितीय प्लस कुलोत्तुंग प्रथम ये सम्राट बना है। सोमेश्वर द्वितीय 1076 ईस्वी में। विक्रमादित्य प्लस चोल ये दोनों मिल जाता है, दामाद है ना, मिल जाता है। सोमेश्वर द्वितीय और कुलोत्तुंग प्रथम ये दोनों मिल जाता है। आक्रमण होता है। आक्रमण में सोमेश्वर को बंदी बना लिया जाता है और उसे कारागार में डाल दिया जाता है। अब विक्रमादित्य शासन करेगा यहाँ पे, कहां पे? ये चालुक्य वंश में। अब विक्रमादित्य 6 जो है 1076 से 1126 ईस्वी तक शासन करता है। बहुत लंबा शासन रहता है। चालुक्य विक्रम संवत चलाता है ये।
इसके राजारोहण के पश्चात चोल चालुक्य संघर्ष रुका रहा है। क्यों रुका रहा है, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। संधि हुआ है, शादी कर लेता है उसकी पुत्री से। इनका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण था। कला और साहित्य पे जोर दिया गया है इसके शासनकाल में। विक्रमपुर नगर है, भगवान विष्णु मंदिर और विशाल झील, ये तीनों जो है विक्रमादित्य 6 के काल में बना है। इनके मृत्यु के पश्चात ही कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन होने लगा है। इसके बाद विक्रमादित्य 6 के बाद जो है शासन करता है सोमेश्वर तृतीय, 1023 से 1038 ईस्वी तक शासन करता है। उपाधि धारण करता है भूलोक कमल का तथा त्रिभुवन मल का। 1133 ईस्वी में चोलों की सेना ने गोदावरी नदी के तट पर सोमेश्वर तृतीय को बुरी तरह पराजित किया है। सोमेश्वर तृतीय के बाद जो है उसके 2 पुत्र ने शासन किया है। कौन कौन, आपको उस ग्राफ में मैंने बताया था, याद होगा। जगदे कमल द्वितीय और तैलप तृतीय 2 पुत्र थे, 2 शासन किए हैं। तैलप तृतीय जो होयसल, कलचुरी, यादव, ये सब स्वतंत्र वंश जो है स्वतंत्र हो गया था इसके काल में। सोमेश्वर चतुर्थ जो है 1181 से 1189 ईस्वी तक शासन करता है। ये थोड़े शक्तिशाली थे। होयसल प्लस कलचुरियों को युद्ध में इसने उन्मूलन कर दिया था। उपाधि लेता था कलचुरी कुल निर्मूलता का। कलचुरी निर्मूलता का उपाधि धारण करता है। कौन, सोमेश्वर चतुर्थ। लेकिन किंतु थोड़े समय बाद ही चतुर्दिक विद्रोह होने लगे सोमेश्वर चतुर्थ के काल में। तो ये जो बात था, ये राष्ट्रकूट के बाद जो चालुक्य जो है शासन करता है उसकी बात था। अब हम लोग चर्चा करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, इसको देख लेते हैं इस वीडियो में। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जान लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है ये, अच्छा, पूर्व मध्यकाल के बारे में आपको हमने ये चीज बताया था, जो ये 800 से 1200 ईस्वी तक चलता है। 5वीं शताब्दी के अंत में और 6ठी शताब्दी के प्रारंभ के बीच जो है शासन चला है गुप्त साम्राज्य का, जिसका कि पतन हो जाता है। पतन होने के बाद विदेशों से बर्बर होने वाले आक्रमण तथा आंतरिक विघटन जो है गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे। ये बात आप लोग जान चुके हैं। गुजरात के चालुक्य जो है, गुप्त साम्राज्य पतन के बारे में ये चीज है। गुजरात के चालुक्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। जिजाक भुक्ति में के चंदेल, मालवा के परमार और मध्य भारत के कलचुरी और शाकंभरी के चौहान। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही पाटलिपुत्र का भी पतन हो गया है और इसका गौरव जो है नष्ट हो गया है। पाटलिपुत्र के स्थान पर अब कन्नौज के रूप में एक नवीन राजनीतिक केंद्र का उदय हुआ है। इस समय जो है उत्तर भारत में अधिकांश राजपूत वंश जो है थे और इसलिए इस युग के इतिहास को राजपूत युगीन इतिहास भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। कुछ विद्वान राजपूतों को माउंट आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई में यह बात लिखा हुआ है। प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार, ये सब क्या थे? राजपूत वंश थे। कुछ का मानना है कि भगवान लक्ष्मण के वंशज हैं ये। तो खैर देखते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में। गुर्जर प्रतिहार का उद्भव जो है गुजरात या दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। गुर्जर प्रतिहारों ने जो है 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक शासन किया है और इस राजवंश का संस्थापक जो है वो है हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको? हरिश्चंद्र। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है प्रतिहार वंश था।
जो गुर्जरों की सहायक शाखा से संबंधित होने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। क्लियर बात? गुर्जर क्यों कहा जाता है? एहोल अभिलेख में कहा गया है, जो गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है एहोल अभिलेख में, और गुर्जर जो है ये प्रमुख रूप से गुजरात और राजस्थान के इलाके। क्लियर बात? अब जो है नागभट्ट प्रथम के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन आपको यह चीज बता दूं, जो इस वंश की स्थापना जो है हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, किंतु वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था, और नागभट्ट प्रथम के राज्यकाल में प्रतिहारों की शक्ति और सुदृढ़ हो गई थी, इसलिए वास्तविक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करता है नागभट्ट प्रथम। क्लियर बात? वत्सराज ये भी शक्तिशाली शासक है, प्रमुख शक्तिशाली शासक। एक मिनट, इसे भी वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस वंश का चौथा शासक था कौन? वत्सराज। राजवंश के चौथे शासक वत्सराज ने जो है प्रतिहार राज्य को साम्राज्य में बदलने का प्रयास किया है। इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। इसी के समय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें इसने भाग लिया, लेकिन पालों और राष्ट्रकूटों ने इसकी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा देता है। देख लीजिए, त्रिपक्षीय संघर्ष। वत्सराज की लड़ाई जो होता है किससे होता है? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से और पाल शासक धर्मपाल से। पाल शासक लड़ाई में जो है पाल शासक धर्मपाल को वत्सराज जो है हरा देता है, और ध्रुव वत्सराज जो है ध्रुव से, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार जाता है। नागभट्ट द्वितीय आता है, शासन करता है। वत्सराज के बाद जो है उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा। कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार नरेश ने अपनी राजधानी बनाई। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने इसे पराजित किया। फिर आता है मिहिर भोज, ये भी महानतम शासक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था ये, लेकिन पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। बाद में उसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हटाकर मालवा पर अधिकार किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था और इसने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की, जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के द्रम सिक्कों पर अंकित है। मिहिर भोज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 836 ईस्वी के लगभग कन्नौज पर कब्जा कर लिया था, और कन्नौज प्रतिहार राज्य की राजधानी लगभग 1 सदी तक बनी रही। भोजों ने जो है पूर्व की ओर विस्तार करना चाहा, किंतु पाल शासकों ने उसे परास्त कर दिया। अरब यात्रियों के विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिहारों के पास जो है भारत में सबसे अच्छी जो है अश्वारोही सेना थी, क्योंकि इस समय मध्य एशिया और अरब देश से घोड़ा का आयात भारतीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। और अरब यात्री जिसका नाम था सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान जो है भोज को बर्बों और इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताता है। राजा भोज जो है पश्चिम में अरबों के प्रसार को रोककर विरोचित कार्य किया है। खैर देखते हैं आगे हम लोग महेंद्रपाल के बारे में। महेंद्रपाल इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था ये, और यह जो था मिहिर भोज का पुत्र था। मिहिर भोज का पुत्र था और इसने उपाधि धारण करती है परम भट्टारक की, महाराजाधिराज की, परमेश्वर की।
इसने अपने पिता के सम्मान का बदला लेने के लिए राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया है। इसके शासनकाल में राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई है। महेंद्रपाल के राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर, एक मिनट, राजशेखर जो है निवास करते थे, जो उसके कौन थे, गुरु भी थे। राजशेखर का नाम आप बराबर सुने होंगे, एग्जामों में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मेनली पता है कि इसकी कीर्ति कौन कौन से रहा है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बल रामायण, भुवन कोश, हरविलास, बाल भारत, विद्वसाल भंजिका, ये सब राजशेखर के द्वारा रचित है। क्लियर बात? अरब यात्री सुलेमान के अनुसार भोज अरबों और इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु तो था ही, उसने पश्चिम में अरबों के प्रसार को रोककर विरोचित कृत्य किया था, बहुत बड़ा काम किया था। अब हम बात करते हैं महेंद्रपाल के बारे में, तो जान लिए। और भोज का मृत्यु संभवतः 885 ईस्वी के आसपास हुई है, और उसके बाद जो है महेंद्रपाल प्रथम राजा बना है, और मगध और उत्तरी बंगाल को जीता है, और पूर्व साम्राज्य विस्तार को सुरक्षित भी किया है। बगदाद के यात्री अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी में गुजरात की यात्रा की थी। ये भी आप याद रखिएगा, ये टाइम था, इसी का टाइम था। एक मिनट, किधर ही है यार, 915 से 916 ईस्वी में जो है, 916 ईस्वी में अल मसूदी जो है गुजरात की यात्रा की थी। नौ सौ 15 ईस्वी से 918 ईस्वी के मध्य जो है राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय जो है कन्नौज पर आक्रमण कर जो है नगर को तहस नहस कर दिया था, और इससे गुर्जर प्रतिहार वंश कमजोर हो गया। संभवतः गुजरात राष्ट्रकूटों के अधिकार में चला गया। 963 ईस्वी में कृष्ण तृतीय जो है उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासकों को परास्त कर दिया है, और इसके बाद जो है प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो जाता है। महिपाल के बारे में अगर जाने तो महिपाल जो है, ये महिपाल के शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी में गुजरात आया था। ठीक है, देखिए महेंद्रपाल कहीं कहीं पे लिखा हुआ है महेंद्रपाल के काल में, कहीं पे, लेकिन जब सवाल एक बार पूछा गया था पीसीएस में, उसका आंसर जो है महिपाल ही था। इसलिए याद रखिएगा, जो महिपाल के शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी जो है 915-16 में गुजरात आया, लेकिन अच्छे बुक में भी जो है महेंद्रपाल को ले लिया गया है। दे ध्यान रखिएगा, महिपाल का शासनकाल शांति और समृद्धि का काल रहा है। राजशेखर ने इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। हालांकि इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट वंश के थे, ये ने इसे बुरी तरह पराजित किया था और राजधानी कन्नौज को भी लूट लिया था। इस युद्ध में पराजय के पश्चात महिपाल का साम्राज्य जो है टूटने लगा और धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। हम लोग जानते हैं जो गुर्जर प्रतिहार का विघटन कैसे हुआ। गुर्जर प्रतिहार का विघटन महिपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय, देवालय, विनायक पाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, विजयपाल जैसे कई कमजोर शासक के समय जो है प्रतिहार साम्राज्य के विघटन और ही तेज हो गई। 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा को पराजित किया और इसके पश्चात जो है शीघ्र ही प्रतिहार साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया है। जिन राज्यों का एकीकरण करके प्रतिहार साम्राज्य स्थापित हुआ था, केंद्रीय सत्ता के कमजोर हो जाने के कारण वे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि कमजोर अगर शासक होगा तो बिल्कुल जो है वो अपना आपको स्वतंत्र घोषित कर ही ले। 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी, ध्यान रखिएगा आ गया, अब हम लोग मेडिएवल में इन करेंगे। 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने
कमजोर गुर्जर शासक राज्यपाल को बिना हटाए उसके राज्य पर अधिकार कर लेता है और राज्यपाल जो है राज्य छोड़कर फरार हो जाता है। तभी चंदेल शासक विद्याधर ने एक योजना बनाकर राज्यपाल की हत्या करवा देता है। (1018) ईस्वी में राज्यपाल के भागते ही शासन सत्ता उसके पुत्र त्रिलोचन पाल के हाथों में आ गई थी और वह भी 1019 ईस्वी में गजनबी से हार गया। अब इतने ये सभी जो तथ्य हैं, इन सभी तथ्यों से ये बात तो पता चल रहा है जो कि गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के संकट के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। इस वंश का अंतिम शासक जो है यशपाल था। प्रतिहार वंश त्रिपक्षीय यानी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों जो शामिल थे त्रिपक्षीय में के संघर्ष में अंततः जीतने में क्या रहे, सफल रहे। ध्यान रखिएगा। क्लियर बात। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पाल वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।